हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी। तो स्टार्ट विद द बैलेंस ग्रोथ। तो बैलेंस ग्रोथ क्या होती है? पहले सिंपल वर्ड्स में बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ का मीनिंग समझ ली, उसके बाद आपको सारी थ्योरी क्लियर होती जाएगी। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर साइमल्टेनियसली। जितने भी आपकी इकोनॉमी में सेक्टर है, सभी सेक्टर का विकास हो एक साथ। ठीक है, ये बैलेंस ग्रोथ कहती है। तो हम इस तरह की, अगर आपकी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर है सभी एक साथ बढ़ रहे, सभी एक साथ डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बैलेंस ग्रोथ है हमारी कंट्री के अंदर। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लीडिंग सेक्टर में। ठीक है, हम एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इफेक्ट अदर सेक्टर्स में जाता है। तो बैलेंस ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि सभी सेक्टर का एक साथ साइमल्टेनियसली, वर्ड का मतलब क्या होता है? सभी सेक्टर का एक साथ विकास होना चाहिए। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि हम एक सेक्टर पे फोकस करते हैं, अगर उस सेक्टर का विकास होता है तो उसका इफेक्ट अदर सेक्टर्स पे जाएगा, उसके बाद दूसरे सेक्टर्स का क्या होगा? विकास होने वाला है। ये सिंपली डेफिनेशन थी बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ की। स्टार्ट करते कि बैलेंस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नर्क्स ने दिया है, लुइस ने दिया है, यंग ने दिया है, रोस्टर रोडान ने दिया है, मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने भी दिया है, हैरोल्ड डोमर ने भी दिया है। बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब तो हमने अभी भी बात की। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बैलेंस ग्रोथ का मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमने डिप्रेस्ड जो सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के, और इसमें क्या होगा? इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, उनका भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, मतलब इसी सेक्टर का विकास नहीं होगा, बल्कि इसके साथ इसमें पैसे लगाने से दूसरे सेक्टर्स का भी साथ के साथ विकास होगा। ये मेनली हम कहना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लिखना हो हैरोल्ड क्या कहता है बैलेंस ग्रोथ के बारे में। हैरोल्ड ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था। वो तीन तरह के ग्रोथ रेट की बात करता है: एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। जब ये तीनों ग्रोथ रेट एक दूसरे के इक्वल होती है तो इसको कहते हैं हम बैलेंस ग्रोथ रेट कहते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट को हम रेट ऑफ इनकम भी कह देते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम आउटपुट भी बोल देते हैं, और नेचुरल ग्रोथ रेट को हम नेचुरल रिसोर्सेज भी बोल देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी। ए एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल होनी चाहिए, वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल होनी चाहिए नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। फिर आता है सेकंड, मिसिस जॉन रॉबिन्सन की क्या कहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ क्या होगी। तो उन्होंने जो बैलेंस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया उसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मेन उनकी बात क्या है कहने की? वो कहती है जो हमारी कैपिटल, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट है, वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर। जितना हमारा आउटपुट जिस रेट से बढ़ता है उसी रेट से हमारे लेबर बढ़ने चाहिए, दोनों का रेट इक्वल होना चाहिए। अगर हर साल आपका आउटपुट है जो 5 आइटम्स बढ़ता है, तो हर साल लेबर्स भी 5 ही आइटम बढ़ने चाहिए। इस तरह दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा ना। ये भी 5 और ये भी 5, तो इक्वल है। तो इसको क्या कहती है मिसिस जो रॉबिन्सन? क्या कहती है? बैलेंस ग्रोथ रेट। लिखने क्या डेफिनेशन कि उत्पादन की जो ग्रोथ रेट है इक्वल होती है जब लेबर के ग्रोथ रेट के। ये फॉर्मूला है आपका। तो इसको क्या कहते हैं? बैलेंस ग्रोथ रेट कहते हैं मिसिस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है नर्कसे। नर्कसे ने अपनी थ्योरी दी थी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो नर्कसे बैलेंस ग्रोथ के बारे में क्या कहता है कि जो एक गरीबी का दुष्चक्र ना, इसको तोड़ने का एक ही उपाय है। अब वो उपाय क्या है? साइज ऑफ मार्केट। कि साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट। बाजार के साइज को बढ़ा दो। बाजार के साइज को बढ़ाने का मतलब क्या? अपने मार्केट को बड़ा करो। ठीक है, अगर पहले आपके जो मार्केट में 100 आइटम थे, 100 के 100 बिकते, तो अपने मार्केट को इतना बड़ा करोगे। अगर आप 200 आइटम उतारते हो, 200 के 200 आइटम आपके बिकने चाहिए। तो साइज ऑफ मार्केट बड़ा होने से मतलब क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। पहले आप साल में 10 ही आइटम बनाते थे, अब 15 आइटम बना रहे हो। ठीक है, इससे गरीबी का दुष्चक्र टूट सकता है। और क्या है? सेल को प्रमोशन करके आप अपनी सेल्स को प्रमोट करते रहते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो इतनी ज़्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपका साइज ऑफ मार्केट बढ़ने का मतलब खरीदने वाले बढ़ जाते हैं। ट्रेड में जो बैरियर्स आ रहे थे, अगर आपको किसी तरह के व्यापार करते हुए बैरियर्स आ रहे थे, उन बैरियर्स को दूर करना। किसी भी तरह की बैरियर हो सकती है, आपको पैकिंग से लेकर, टैक्स से लेकर, टैरिफ से लेकर, कोटा से लेकर
कोई किसी तरह की बैरियर थे उनको दूर करना, इससे भी आपके मार्केट का साइज़ बढ़ जाएगा। जियोग्राफिकल एरिया, आप एक ऐसे एरिया में रहते हो, देखो अगर आप हिली एरिया में रहते हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ पर आइसक्रीम का ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, रैदर देन कि आप एक ऐसे एरिया पर रहिए जैसे प्लान एरिया में, हमारे यहाँ पर भी इस टाइम गर्मी हो जाती तो आइसक्रीम का स्कोप यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो मार्केट के साइज़ को अपने जियोग्राफिक एरिया को ध्यान में रखते हुए बढ़ाइए। मार्केट साइज़ बढ़ाने का मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट करना। पॉपुलेशन, अगर देखो ठीक है, मार्केट साइज़ को एक बढ़ाने का ये मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाए तो मार्केट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। पहले मार्केट में आप 10 ही आइसक्रीम लेके आते थे और 10 ही लोग खाने वाले थे। अब पॉपुलेशन बढ़ के 20 लोग हो गए तो 15 लोग तो आइसक्रीम खाएंगे, ऑब्वियसली बात, तो साइज़ ऑफ मार्केट इंक्रीज हो गया। तो नर्क से यही कहता है, अगर जैसे ये साइज ऑफ मार्केट बढ़ जाएगा ना, इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ने से बैलेंस ग्रोथ होगी। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक सेक्टर में जब आप डेवलपमेंट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है, अदर सेक्टर्स पे भी जाता है, उसके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होता है। तो साइज ऑफ मार्केट, जस्ट साइज ऑफ मार्केट बढ़ाने से ही आप विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से छुटकारा पा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है रोडान। रोडान क्या कहता है, रोडान ने अपनी एक थ्योरी दी थी, बिग पुश थ्योरी। बिग पुश का क्या मतलब, एक बड़े धक्का। तो रोडान कहते हैं, रोस्टन रोडान कहते हैं कि हमें एक बड़े धक्के की ज़रूरत है। बड़े धक्के का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम एक काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे हम बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हो, काफ़ी करोड़ों अरबों रुपये एक प्रोजेक्ट में डालते हो, तो इससे 3 तरह की इंडिविजुअलिटी उत्पन्न होती है, 3 तरह के प्रॉफिट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट तो प्रॉफिट क्या, जब आपने इतना पैसा डाला तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जब आपने कहीं पर इतना इन्वेस्टमेंट, तो प्रोडक्शन फंक्शन बढ़ेगा, आपकी किसी चीज़ को बनाने की, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। सेकंड क्या, आपने इतना पैसा डाला तो उसके लिए डिमांड भी तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना, उसका प्रमोट भी करोगे, उसकी सेल्स को भी इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअलिटी ऑफ सप्लाई फॉर सेविंग। देखो आप अच्छा खासा इसमें काम करते हो, आप डिमांड भी करते हो, आप जब आपको रोज़गार मिल जाता है नई नई कंपनियों में, अच्छी खासा पैकेज मिलता है, तो आप डिमांड भी बढ़ाते हो अपनी, ठीक है। और लेकिन उसके साथ साथ डिमांड बढ़ाने के साथ आप सेव करना भी शुरू कर देते हो, तो ये हो गया ना बैलेंस ग्रोथ, कि प्रोडक्शन साइड भी इफेक्ट गया, डिमांड साइड भी इफेक्ट गया, और सप्लाई ऑफ सेविंग साइड भी इफेक्ट गया, ओवरऑल इफेक्ट गया। एक सेक्टर में हमने पैसा लगाया, उसका इफेक्ट सभी सेक्टर्स में गया है, और सभी सेक्टर एक साथ ग्रोथ कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे, जो सेव करेंगे उसी को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा लुइस, क्या कहते हैं, लुइस कहते हैं कि हमें बैलेंस ग्रोथ अगर रखनी है तो हमें बैलेंस रखना होगा बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में हमें बैलेंस रखना होगा, तभी हम बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। अगर जस्ट इंडस्ट्री का एक डेवलपमेंट होता रहा, इंडस्ट्री सेक्टर पे हम फोकस करते रहे, उसी का विकास करते रहे, तो ये बैलेंस ग्रोथ नहीं है। कि ग्रोथ क्या कहती है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का जैसे डेवलपमेंट होगा, इसका जैसे विकास होगा, इसका इफेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर पे जाने वाला है, और इसका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। ये आपका बैलेंस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था। अब करने वाले अनबैलेंस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या था, हमने कहा था ना, एक सेक्टर में हम, एक लीडिंग सेक्टर में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसका इफेक्ट अदर सेक्टर्स पे जाने वाला है। एक ही सेक्टर पे फोकस रहेगी, उसी की ग्रोथ पे ध्यान देगी, उसका इफेक्ट फिर अदर सेक्टर्स पे जाएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको अनबैलेंस ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें मेन इकोनॉमिक्स कौन से थे, सिंगर थे हमारे, किंडलबर्ग थे, रोस्टो थे, स्ट्रीन थे, और हिर्शमैन थे। ये 3 नाम याद कर लेना, सिंगर, किंडलबर्ग, रोस्ट और हिर्शमैन का, ये इजी है याद करने के लिए। तो मेन जब हम अनबैलेंस ग्रोथ की बात करें तो हम हिर्शमैन की बात करते हैं, हिर्शमैन ने जो जो कहा था। तो हिर्शमैन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि डेवलपमेंट इज द चैन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि जो विकास है किस चीज़ की चैन होता है, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन के कारण ही विकास होता है। वो इसका फिर किस तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम और कंजप्शन। मतलब इक्वल ग्रोथ नहीं होगी आपकी इन्वेस्टमेंट में, इनकम में और कंजप्शन। आपने जितना पैसा लगाया उससे जो आपको इनकम मिलेगी, उससे जो आपको कंजप्शन पे चेंज आएगा, वो तीनों एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे।
ये मेनली वो कहना चाहता है अनइक्वल ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंजप्शन। ये इस तरह से चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इनकम, और इनकम ज़्यादा है आपके कंजप्शन से। मेनली याद रखना कि ये जो थ्योरी हम पढ़े ना बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ की, ये मेनली अप्लाई होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम इन पे बात कर रहे हैं। ये सारी थ्योरी वहीं पे लगने वाली है। जो कम विकसित देश हैं वहाँ पर हम क्या एक ही सेक्टर को पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले, ये अनबैलेंस ग्रोथ, तो इसके इफेक्ट देखने वाले आगे हम। तो हिर्शमैन फिर से वही बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम किसी एक अपनी जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है फिर लीडिंग सेक्टर उसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो उसने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, इसमें आप सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचते हो, समाज सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते। डाइवर्जेंट होता है, इसमें आप समाज के बारे में सोचते। देखो कन्वर्जेंट वर्ड का मतलब होता है आप एक सेंट्रिक हो, प्रॉफिट ही आपका सेंटर है। डाइवर्जेंट का मतलब है कि प्रॉफिट के साथ साथ अदर थिंग्स भी आपका सेंटर है, एक सेंटर नहीं है आपका, डाइवर्ज हो रहे हो आप यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फर्स्ट क्या है, क्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इसमें आपको बाह्य अर्थ अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है, यहाँ पर आपको बाहरी प्रॉफिट कम होता है। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है और ये सोशल वेलफेयर के लिए होती है। इसमें आता है आपका पहला डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसमें क्या होती है, डायरेक्टली जो आप प्रोडक्शन बनाते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, वो आपका आता है। ठीक है, जो फाइनल एक्सपेंडिचर और फाइनल प्रोडक्ट्स पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो आप फाइनल आइटम बना के देते हो, इसमें क्या होता है सोशल ओवरहेड कैपिटल आती है। वो आपका फाइनल प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते हम उसको, एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे, जैसे रेलवे पे जो एक्सपेंडिचर सरकार खर्च करती है, रेलवे बना लेती है, वो फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा हमारा। उसमें फिर पैसेंजर्स आते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर हम मंथली इनकम देखते हैं, उसमें टूट फूट भी होती है, उसको भी ठीक करते रहते हैं। ठीक है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता हमारा। तो ये क्या कन्वर्जेंट क्या, प्रॉफिट मोटिव के लिए, डाइवर्जेंट क्या, सोशल वेलफेयर के लिए। पहले में क्या लिखोगे कि इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है, इसमें लेस एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मोटिव होता है, इसमें वेलफेयर ज़्यादा होता है हमारा। मोटिव मतलब वेलफेयर, समाज का कल्याण करना। इसमें क्या आते हैं आपकी डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आती है। इसमें क्या होता है सोशल ओवरहेड कॉस्ट आती है आपकी। जब भी कोई देश सोशल ओवरहेड कैपिटल मतलब डाइवर्जेंट, समाज के कल्याण के लिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये क्या होता है, प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब एक किस्म से आपके ऊपर जो प्रेशर था, दबाव था, उस दबाव को कम करने वाला इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखो सरकार वेलफेयर के लिए क्या करती है, फ्री में अनाज देती है। अगर वो फ्री में अनाज ना दे तो क्या होगा, हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हमें अनाज खरीदना पड़ेगा, इतना महंगा है ये सब कुछ। लेकिन जैसे सरकार सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर था ना इन्वेस्टमेंट करने का कि हमें वहाँ पर भी पैसे लगाने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा रिलीविंग आ जाती है हमारे, थोड़ा रिलीफ फील करते हैं हम। डीपीए में क्या होता है, इसमें प्रेशर बनता है ऑब्वियसली। देखो ये ना प्रेशर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, किसी चीज़ की बनाने की लागत को इंक्रीज ही करती है। डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमारी कम नहीं करती है। फिर हिर्शमैन ने कुछ इफ़ेक्ट्स की बात की है। कुछ बैकवर्ड इफ़ेक्ट होते हैं, बैकवर्ड लिंकेज इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ फॉरवर्ड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब बैकवर्ड का किसी का पीछे की तरफ प्रभाव ज़्यादा जाता है और इनका फ्यूचर में ज़्यादा प्रभाव जाता है, आगे की तरफ प्रभाव जाता है। तो इट इज़ मेड ऑन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। देखो जब हम बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट की बात करते हैं तो हम प्रोडक्शन की अर्ली स्टेज, पहली स्टेज की बात करते हैं। पहली स्टेज पे क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत होती है। अगर आप रॉ मटेरियल साइड पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको पेन बनाना है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ पेन के इस पर, पेन के रिफिल पर, मतलब सिक्के सिक्के पर, पेन के पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट कहोगे। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ मेड ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर आप पेन के सिक्के पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप पेन के ये जो ऊपर का कवर होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते, देखो सिक्का तो हर एक जगह एक जैसा ही होता है, ये तो नहीं है कि वो कम और ये ज़्यादा। सिक्का तो, लेकिन हम इस पैकिंग के कारण भी हमें अलग अलग प्राइसेस मिलते हैं। अगर सरकार इस पे इन्वेस्टमेंट करती है तो कोई भी कंपनी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
रैदर देन इस सिक्के पर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सिक्के के तो प्राइसेस वही 1 रुपये 2 रुपये रहने वाले, 3 रुपये या 5 रुपये। लेकिन इसके जो ये बाहर से पेन का कवर होता है ये सब कुछ, इसके प्राइसेस अलग हो। अगर इसके थोड़ा और कोई डिज़ाइनदार या कलर कॉम्बिनेशन अलग हो तो यही पेन, सिक्का तो इसके अंदर 2 रुपये का है लेकिन यही पेन 50 रुपये का बिकेगा। सारा खेल तो इस कवर का ही होता है, बाहर का देखने में बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव हो तो ये क्या होता है, इस तरह का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो फाइनल उस पर होता है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट कहते हैं। और अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो करते हो आप उसको बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट कहता है। ये दो तरह के इफेक्ट कहे हैं हिर्शमैन ने। तो हिर्शमैन कहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए दोनों ही इफेक्ट होते हैं। बैकवर्ड भी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिक्के पर खर्च करना चाहते हो या इस पर। देखो अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है तो ऑब्वियसली बात आप यहीं पर जाने वाले हो। आगे फिर से वही रिपीटेशन की गई है, बार बार वही रिपीट किए जाते हैं इसमें पॉइंट्स कि आपको एक लीडिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और उसी सेक्टर पे मेन फोकस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट अगर आपको इसकी क्रिटिसिज्म मिल जाती है तो आप इसकी क्रिटिसिज्म करोगे। इसके बाद एक मुझे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इंडिया के रेफरेंस में जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बना था ना, सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा था जो कि 1956 से 61 के बीच में था, वो अनबैलेंस ग्रोथ पे बेस्ड था। इसका मतलब क्या था, वहाँ पर हमारा फोकस एक था कि एक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, उसी पर मेन फोकस रहने वाला है, बाकी सेक्टर्स का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यही था ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।